मुझे अच्छी तरह याद है कि यहाँ के विधायक एक बार आप लोगों ने भी देखा होगा विधानसभा के अंदर बोले कि अशोक गहलोत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ सारे पद भरे हुए हैं, कोई मास्टर का पद खाली नहीं, कोई डॉक्टर का पद खाली नहीं। तब मैं थोड़ी देर बाद ही जब मेरा बोलने का वक्त आया तब मैं पूरे आंकड़े डूंगरगढ़ विधानसभा के लेके गया था। मैंने कहा एमएलए साहब कम से कम झूठ तो मत बोलो। मैं ये आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया का जमाना है। आज खींवसर विधानसभा से जहां से 3 बार हनुमान जी ने नेतृत्व किया, आज वहां की सड़कों की, बिजली की और वहां के लोगों की जागृति की यदि आप बात सोचोगे तो निश्चित रूप से ऐसा लगेगा आपको कि उन लोगों को अच्छा जनप्रतिनिधि मिला है। और अच्छा जनप्रतिनिधि जनता के अच्छे भाग्य से मिलता है। बहुत कम जनता ऐसी होती है जिनको अच्छा जनप्रतिनिधि मिलता है और बहुत कम ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं जिनको अच्छी जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। प्रभु की दया से हनुमान जी के अंदर वो सारे गुण हैं जिन्होंने हमेशा अच्छा नेतृत्व किया, सड़क से लेकर सदन तक। पहले चाहे विधानसभा की बात करें या अब लोकसभा की बात करें, पुरजोर तरीके से 36 कौम के लोगों की बात हमेशा हनुमान जी ने उठाई। अभी राजू बावरी के अभी कल परसों एक मृत्यु का मामला था, आप लोगों ने देखा। इससे पहले एक लुणकरण सर की सरजमी पे एक पवन शर्मा नाम के बच्चे की मृत्यु हो गई थी। उस टाइम टोल कर्मियों की जो दादागिरी थी उसको लेके भी हम लोगों ने संघर्ष किया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि आप लोग एक ही चीज का ध्यान रखो कि आपके लिए लड़ कौन रहा है। हमें सब जाति बंधन तोड़ के, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज का हमारा जो मंच है, इस मंच पे 36 कौम के लोग बैठ के और इस बात को विश्लेषण करने लगे कि कहीं ना कहीं हमें राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे की सरकार जिस हमें बनानी होगी, क्योंकि जब तक सत्ता पे हम कब्जा नहीं करेंगे। अभी मैं देख रहा था कई बच्चों को कह रहे थे हनुमान जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब तो एक ही नारा लगाओ कि हनुमान जी बेनीवाल आप सत्ता पे कब्जा करो और हम आप सबके पीछे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समस्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस बहुत गर्मी के अंदर भी बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। मैं आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करके और एक बार पुनः इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि किसान का बेटा जो रात और दिन जाके और आपके सपनों का खुशहाल राजस्थान बनाने का जो सपना देखा है, उनके सपनों को आप कभी कमजोर मत होने देना। धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद। जो जिम्मेदारी नारायण जी ने आपको दी है, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तालियां बजाकर इनको बताएं कि ये जिम्मेदारी आपने ले ली है। नारायण जी की ओर से एक लाइन है, क्यों करते हो भ्रष्ट सरकारों की बात, क्यों करते हो भ्रष्ट सरकारों की बात, किसानों का दे दो इनको साथ तो दिखा देंगे इनको इनकी औकात। जोरदार तालियां इस मंच के लिए। साथियों, अब मैं बुलाना चाहूंगा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री पुखराज जी गर्ग को, केवल इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ। जहां किसानों का हक है वहां रालोपा खड़ी है, जहां किसानों का हक है वहां रालोपा खड़ी है। अरे तभी तो निकम्मी सरकारों की नजरों में ये अड़ी है। जोरदार स्वागत पुखराज जी गर्ग का। आज डूंगरगढ़ की इस पवित्र धरती पर आयोजित किसान महापंचायत के अंदर मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष, गरीब दलित और किसान के मसीहा हनुमान जी बेनीवाल साहब, मंच पर उपस्थित खींवसर के लोकप्रिय विधायक जो हमेशा हनुमान जी के साथ में एक साया के रूप में खड़े रहते हैं, भाई नारायण जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच और उपस्थित सभी बुजुर्गों, युवा साथियों, आज इस महापंचायत के अंदर आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बात करना चाहूँगा उस शख्सियत के बारे में। मैं बात करना चाहूँगा उस महान नेता के बारे में
जो हमेशा किसान, दलित और गरीब के लिए लड़ते हैं, हमेशा किसान, दलित और गरीब को कैसे न्याय मिले, उनका कैसे मान सम्मान बढ़े, उनका कैसे काम हो, हमेशा उनके लिए अगर किसी वक्त के दिल में दर्द है तो वो नाम है हनुमान बेनीवाल। आपने देखा होगा बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जब आपके बीच में चुनाव में आते हैं, जब वो किसान के बेटे बनकर आपसे वोट ले जाते हैं, आपसे समर्थन मांगते हैं, हम किसान के बेटे हैं, हमें वोट दो, हमें जीता हो, हम आपके जो मान सम्मान की बात करेंगे। लेकिन किसानों के अंदर जब भी आफत आती है, जब भी किसानों की कोई समस्या आती है, तो एक भी नेता किसान के नाम पर आपके बीच में आकर आपके हक अधिकार की बात नहीं करता। लेकिन इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर एकमात्र नेता है, जब किसानों पे किसी तरह की कोई आफत आती हो तो उनके लिए पार्टी कोई रोड़ा नहीं बनती, उनके लिए पार्टी कोई मायने नहीं रखती। वो सबसे पहले कहते हैं मैं किसान हूँ, मैं किसान की आफत में, इनके दुख दर्द में इनके साथ हूँ और हमेशा इनके बीच में रहकर इनकी बात और मान सम्मान की बात करूँगा। आपने देखा होगा देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के विरुद्ध में 3 काले कानून लेके आए थे, लेकिन हमारे प्रदेश के 25 एमपी हैं, किसी भी एमपी ने किसान के पक्ष में एक शब्द तक नहीं बोला। लेकिन एकमात्र शख्सियत है जिन्होंने किसानों की हक अधिकार के लिए, किसानों के मान सम्मान के लिए, किसानों की मांग मनवाने के लिए इन्होंने एनडीए से गठबंधन तोड़कर किसानों के लिए 70 दिन तक उस कड़ाके की सर्दी के अंदर रोड पर बैठे और 70 दिन तक धरना दिया। मैं आपसे बात बताना चाहूँगा, प्रदेश के अंदर, प्रदेश के किसी भी कोने पे अगर किसी भी दलित परिवार पे कहीं अगर अत्याचार हुआ हो, अन्याय हुआ हो, तो सबसे पहले अगर प्रदेश के अंदर कोई आवाज़ आती है तो वो नाम है हनुमान बेनीवाल। प्रदेश के अंदर जितने भी दलितों पे अत्याचार हुआ हो, चाहे जालोर के इंद्र मेघवाल का प्रकरण हो, चाहे बाड़मेर का हो, चाहे अलवर का थाना गांधी का प्रकरण हो, चाहे चौमू का नायक परिवार का प्रकरण हो, उसमें अगर न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले कोई आवाज़ आई हो तो वो नाम था हनुमान बेनीवाल। आपने देखा होगा जब भी चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे गायों के लंपी स्किन बीमारी की बात हो, चाहे ओबीसी आरक्षण में भी संख्या की बात हो, वो सड़क से सदन तक और विधानसभा के अंदर मजबूती के साथ में किसी ने उठाया तो वो नेतृत्व था हनुमान जी बेनीवाल। उनके नेतृत्व में हम तीनों विधायकों ने विधानसभा के अंदर भी इस समस्या को बड़ी जोरदार तरीके से उठाया था। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर गांव के विकास की बात करें, दलित के मान सम्मान की बात करें, किसान के मान सम्मान की बात करें, किसान के हक अधिकार की बात करें, तो इसके लिए आपके पास में 2023 के लिए एक ही ऑप्शन है, एक ही नाम है, हनुमान बेनीवाल। आपको जो आपकी उपस्थिति है, मैं पिछले 3 दिन से यहाँ हूँ और मैंने इस क्षेत्र के लोगों का जो भावना, जो जज्बा, जो बातों से मैं अवगत हुआ हूँ, मुझे विश्वास है डूंगरगढ़ की जनता इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आशीर्वाद देगी और हनुमान जी बेनीवाल साहब को मजबूत करके 2023 के अंदर उस कुर्सी पर बैठाना है जिस कुर्सी से किसान के मान सम्मान की बात हो, जिस कुर्सी से किसान के लिए हक अधिकार के नियम बनते हो, जिस कुर्सी से दलित के मान सम्मान की बात हो, जिस कुर्सी से दलितों के विकास की बात होती हो, उस कुर्सी पर बैठाने का काम हम सभी मिलकर ऐसा करें कि 2023 के हनुमान जी बेनीवाल साहब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और आपकी मान सम्मान की लड़ाई लड़ें। यही मेरा आप सभी से निवेदन है। आप सभी लोग बड़ी तादाद में यहाँ पधारे, आपसे सभी से मेरा निवेदन है इस सभा के अंदर आप संकल्प लेके जाएं
कि 2023 के अंदर आपके सामने एक ही बात होनी चाहिए, एक ही नाम ध्यान में होना चाहिए, हनुमान बेनीवाल, और एक ही चुनाव चिन्ह ध्यान होना चाहिए, पानी की बोतल। यही मेरा आप सभी से निवेदन है। मैं डूंगरगढ़ की आरएलपी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत कम समय में इन्होंने बहुत शानदार आयोजन किया, इनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनका आभार, और आप सभी लोगों का पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी। आपके लिए एक पंक्ति है, संघर्षों की नदी में, संघर्षों की नदी में ठंडे गरम धार तो होती है, नाव छोटी ही सही उस धार से टकराती तो है। ऐसी नाव के खेवैया राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष आप ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से आप यहाँ मौजूद हैं और स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी सारी व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए। साथियों, अब हम जिनका इंतजार कर रहे थे, जिनको सुनने के लिए आप सुबह से यहाँ बैठे थे, वो शख्सियत जिस शख्सियत ने पूरे राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस का तिलिस्म तोड़ा है, वो शख्सियत जिसने अपने संघर्षों से अपनी पहचान केवल राजस्थान में नहीं देश भर में बनाई है, वो शख्सियत जिसने अपने लालच को छोड़कर किसान के मुद्दे को, जवान के मुद्दे पे हर सत्ता को ठोकर मारी है, ऐसी शख्सियत को अब हम सुनेंगे। मैं बुलाना चाहूंगा एक पंक्ति के साथ आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब को कि जंग खाए लोहे से औजार बनाने वाले, जंग खाए लोहे से औजार बनाने वाले, अपने संघर्षों को अपना हथियार बनाने वाले आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब। हाँ, अच्छा बोलते हैं, ये नाम लिखें। डूंगरगढ़ के अंदर विशाल किसान महापंचायत में डूंगरगढ़ के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और तमाम राजस्थान से खुद के साधनों से इस तपती धूप में अपने अपने साधनों से आके इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को, जो राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम चला रही है, पिछले 5 घंटे से ज्यादा समय से आप लोगों ने इंतजार करके ये संदेश दिया कि हम इस बार बदलाव करेंगे। मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि 16, 17, 18 के अंदर जितनी भी हुंकार रैलियां राजस्थान के अंदर हुई, उसमें मैं खुद आपके बीच आता था और आप मेरे बुलावे पे आते थे। लेकिन इस बार की रैलियों की एक खासियत है कि बुलावा भेजने के लिए हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमारे छोटे भाई और हमारी पार्टी के विधायक और पदाधिकारी आपके बीच आते हैं। आप हनुमान बेनीवाल की हाजिरी मान लेते हो और हजारों हजार की संख्या के अंदर आते हो, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। यह तय है कि राजस्थान में बदलाव होगा और ऐसा बदलाव होगा जिसकी कल्पना न तो देश के लोगों ने की होगी और न राजस्थान के उन अंचलों के लोगों ने की होगी जो आजादी के 70 साल बाद आज छोटा सा काम पड़ जाता है, वो सरकार की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं। वो सोचते हैं कोई नेता आएगा, कोई अधिकारी आएगा,
वो उनकी समस्या का समाधान करेगा। भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन जिन मुद्दों को लेके हुआ, कल मुझे मीडिया वाले पूछ रहे थे कि पहले कौन कौन सी पार्टियां बनी। मैंने कहा राजस्थान के अंदर तो एक ही पार्टी किसान के बेटों ने बनाई है, उसका नाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जो लगातार 18 से 23 तक पहुंची और 29 अक्टूबर 23 को इस पार्टी को बने 5 साल हो जाएंगे। 5 साल का जो सफर है वो आपके सहयोग आशीर्वाद से 5 प्रधान, 3 विधायक, 1 सांसद, और राजस्थान में अगर किसी दल को मान्यता मिली, अगर राजस्थान के अंदर 70 साल में वो दल जिसको तैयार करने वाले, जिसको खड़ा करने वाले खून पसीने से इस पौधे को सींच के वृक्ष बनाने वाले आप हो, अगर किसान और जवान का कोई दल है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जो देश की सबसे नई पार्टी है। अगर देश की सबसे नई पार्टी की बात चलती है तो गूगल पे सर्च करोगे तो आपको आरएलपी पार्टी दिखाई देगी। और भाइयों, आरएलपी का यह भी इतिहास है कि देश की सबसे बड़ी नई पार्टी का सांसद लोकसभा के अंदर जाता है और जब देश के किसान को तकलीफ के अंदर देखता है, पंजाब से किसानों का आंदोलन चलता है, हरियाणा के किसान के बेटे उन भाइयों की मदद करते हैं, उत्तर प्रदेश का किसान जब सड़क पे आता है, दिल्ली का किसान सड़क पे आता है, तब ये आवाज आती है कि काश कोई राजस्थान से आए और NH 8 को जाम करे। वो तमाम किसान नेता हनुमान बेनीवाल से बात करते हैं, अगर वो चाहता तो मंत्री बन सकता था, उसकी पार्टी देश की नई पार्टी है, वो चाहता तो सत्ता का सुख भोग सकता था मोदी अमित शाह के साथ, लेकिन वो कहता है कि मेरे भाई सड़कों पे हैं, मैं मेरे भाइयों की तकलीफ नहीं देख सकता। मोदी की सत्ता छोड़ के सड़क पर अगर 70 दिन कोई संघर्ष करता है वो नागौर का सांसद है, जिसने राजस्थान का मान और सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। भाइयों, अग्निपथ, मेरे पर लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि हनुमान जी के साथ तो नौजवान है, सिर्फ युवा लड़कों की फौज है, युवा ही परिवर्तन करते हैं। हर क्रांति के नायक नौजवान थे, तात्या टोपे, मंगल पांडे से लेके भगत सिंह तक जो क्रांति के हीरो थे वो नौजवान थे, उनकी उम्र बहुत कम थी। नौजवानों ने जब जब चाहा देश के अंदर परिवर्तन किया, नौजवानों ने जब जब चाहा प्रदेशों में परिवर्तन किए। आसाम के अंदर एक बार नौजवानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और मुख्यमंत्री से लगा के सारे मंत्री और विधायक उस पार्टी के बने। नौजवानों की एक पार्टी आसाम के अंदर बनी थी। भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज आप उस मोड़ पे खड़े हो जहां सत्ता आपका इंतजार कर रही है। ये बहुत बड़ा राजस्थान है। डूंगरपुर के अंदर बैठे आदमी को पता नहीं कि गंगानगर में क्या हो रहा है, धौलपुर चंबल के बीड़ के अंदर बैठे उस किसान को पता नहीं कि जैसलमेर बाड़मेर के अंदर क्या हो रहा है। मैंने पूरे राजस्थान के अंदर संघर्ष प्रयास किया और पिछले 20-25 साल के अंदर रेतीले धोरों से लेके चंबल के बीड़, डूंगरपुर के आदिवासी अंचलों से लेके गंगानगर हनुमानगढ़ तक पानी की मांग करे किसानों के साथ हर आंदोलन मोर्चे पे खड़ा रहा, चाहे राजस्थान की विधानसभा के अंदर रहा। हमेशा किसान जवान के लिए मुझे रोज आप देखते थे, एक व्यक्ति लड़ता था, वो वसुंधरा से लड़ रहा था, वो गहलोत से लड़ रहा था, वो किसान विरोधी सामंती ताकतों से लड़ रहा था, वो अपराधियों से लड़ रहा था। सत्ता को ठोकर मार के, मंत्री पद को ठोकर मार के, संतरी बन के अगर 20 साल किसी ने सेवा की, वो नागौर के सांसद ने सेवा की, और दिल्ली जाने के बाद जब किसान की बात आई और सेना को ठेके पे दिया, तब देश का एकमात्र सांसद जिसके मन में पीड़ा थी, मैं उस कौम से आता हूं जिस कौम का इतिहास बहुत बड़ा है, जिस कौम ने इतिहास लिखा, जिस कौम के इतिहास जिस कौम के संघर्षों से अटा पड़ा है, अफगानिस्तान से लेके गंगा के तट तक जिस कौम का बोलबाला था। अगर हमारे भाइयों को आप सेना में जाने से रोकोगे, मोदी जी, मैं इसका विरोध करूंगा। लोकसभा के अंदर सेना को ठेके का अगर विरोध किसी ने किया तो झंडे के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद ने किया। और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके यह संदेश दिया, प्रधानमंत्री जी, पहले भी 3 कृषि बिल आपने वापिस लिए थे, वापिस आपको अग्निपथ लेना होगा। ये नौजवानों की हुकार है, ये नौजवानों की ललकार है। मैं विश्वास दिलाता हूं इसके बाद
अग्निपथ को लेके भी बड़ा आंदोलन हम राजस्थान में करेंगे। हरियाणा, यूपी, दिल्ली को मिला के फिर दिल्ली की ओर कूच करेंगे, फिर अग्निपथ को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। अभी दिल्ली का पहलवान, दिल्ली की हमारी किसान की बेटियां जब जंतर मंतर के अंदर बैठी अपने लिए न्याय की गुहार लगा रही थी, उत्तर प्रदेश के बाहुबली सांसद जो भारतीय जनता पार्टी को कितना डोनेट करते होंगे, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, इसलिए पूरी बीजेपी झुक गई उसके सामने। लेकिन अगर देश का कोई सांसद सबसे पहले जंतर मंतर के धरने पे पहलवानों के बीच जाता है, वो नागौर का सांसद है जो जाके उन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ता है। उसके बाद लोकसभा का नया भवन बनता है। लोकसभा के नए भवन के उद्घाटन पे कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम बहिष्कार करेंगे, उनका मुद्दा दूसरा होता है। बीजेपी अंदर जाने की बात करती है, एनडीए यूपीए में देश बन जाता है, उन पहलवान बेटियों को भुला दिया जाता है। तब इस देश के किसान का एक बेटा हनुमान बेनीवाल ये कहता है कि पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिला, मैं नए लोकसभा भवन के अंदर नहीं जाऊंगा। ये अगर किसी ने त्याग समर्पण किया, आपके भाई ने किया, और पहलवानों पे लाठीचार्ज होती है, पहलवानों को गिरफ्तार किया जाता है। अगर बजरंग को थाने से छुड़ा के कोई लाता है, वो नागौर का सांसद है, वो मयूर विहार थाने के अंदर जाके अपने भाई को छुड़ा के और बिना मुकदमे वापिस लेके आता है। भाइयों, ये छोटी सी कहानी मैंने दिल्ली की आपको बताई। आज राजस्थान के अंदर जो हालात है वो आपसे छिपे नहीं, देश के अंदर जो हालात है वो आपसे छिपे नहीं। मैं यहाँ इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं धन्यवाद दूंगा हमारे छोटे भाई दानाराम जी गिटाला, डॉक्टर विवेक मात्रा, इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया डूंगरगढ़ के अंदर। भाई विजयपाल जो 2-3 दिन जब वहां बैठे थे मोर्चरी के अंदर, रेजीराम जी, सिजीराम जी गोदारा, तुलसीराम जी गोदारा, लक्ष्मण जी खिलरी सरपंच साहब, प्रभु जी गोदारा सरपंच साहब, रामूराम जी फुक्कर, शेर सिंह जी भाटी, सुनील बिश्नोई, सुखदेव बिस्सू, जावेद कामखानी, तुलसीराम डूडी, सोहनलाल लुहार, श्रवण जी सारस्वत, देवीलाल जी पूर्व सरपंच, धनाराम जी फौजी, चैनाराम जी तरट, धनाराम जी, और हमारे पत्रकार भाई विशाल जो यहाँ कार्यक्रम की वो कर रहे थे, कालूराम जी गोदारा पंचायत सदस्य, ओम प्रकाश जी उप सरपंच, चैनाराम जी मेरिया सरपंच, ओम प्रकाश जी स्वामी, जयप्रकाश बांगड़वा, खाजूवाला, रेवती नायक ये जिलाध्यक्ष, और महेंद्र सारण सरपंच सहित तमाम हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई मनीष चौधरी, और खींवसर के विधायक छोटे भाई नारायण बेनीवाल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ विधायक पुखराज जी गर्ग, जितने हमारे प्रधान बैठे हुए हैं, ये लालचंद जी मुंड अभी ताजा चुनाव लड़े सरदार शहर के अंदर, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का दिमाग ठीक कर दिया था। सीताराम जी बैठे बगल में, चौधरी साहब बैठे उधर हमारे ताऊ जी, और तमाम ये हमारे सारे प्रवक्ता, पार्टी के सारे पदाधिकारी, सम्मानित मंच और हजारों की तादाद के अंदर उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, आज राजस्थान उस मोड़ पे खड़ा है। आप देखिए मुख्यमंत्री जी का बयान देखिए, किस तरह बयान दे रहे मुख्यमंत्री, और दिल्ली वालों को देखिए, जो भी उनके खिलाफ बोलता है उसको सीबीआई का डर दिखा देते हैं, ईडी का डर दिखा के उस नेता का मुंह बंद कर देते हैं। ये तो लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही हिंदुस्तान के अंदर, लोगों को बोलने का अधिकार नहीं। अगर आम आदमी बोलना चाहता है तो राजस्थान की सरकार भी उसे तंग करती है और दिल्ली की सरकार भी तंग करती है। कांग्रेस की जब सरकार बनी थी राजस्थान के अंदर, तब ये बात चली थी कि किसानों का कर्जा माफ होगा। राहुल गांधी ने कहा था 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ। किसी ने पर्ची पकड़ाई और राहुल गांधी ने बोल दी 10 दिन में कर्जा कैसे माफ होगा, बताओ मुझे। और कर्ज माफ के लिए अगर बीजेपी के लोग कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हैं, वो भी चाहे तो कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर, स्टेट और दिल्ली मिलकर देश के किसानों का कर्जा माफ कर सकती है। कर्जा माफी के आंदोलन को अगर हवा किसी ने दी तो नागौर के अंदर जब हमने हुंकार भरी थी और मध्य प्रदेश, मंदसौर और उन इलाकों में किसानों ने कर्ज माफी के आंदोलन को लेकर सीने पे गोलियां खाई
और पूरे देश में कर्ज माफी का आंदोलन को हवा मिली थी। भाइयों, कर्जा माफ पहली आवश्यकता है। सरकार रात कैंप लगा रही है और बातें कर रही है, और प्रधानमंत्री जी तो लग रहा है किसानों के इतने विरोधी हो गए, उन्हें किसान नाम से ही नफरत हो गई। इसलिए प्रधानमंत्री को और उनकी पार्टी को चाहिए कि वोट लेने के लिए खाली ईडी सीबीआई के अलावा किसान जवान की जो मौलिक समस्याएं, जो मूलभूत समस्याएं, उनका समाधान करे। किसान का कर्जा राजस्थान के अंदर संपूर्ण कर्जा माफ हो, देश के किसान का कर्जा माफ हो। भाइयों, ये 4 सालों के अंदर कर्ज नहीं चुकाने के कारण 19,422 किसानों की जमीन कुर्क कर ली सरकारों ने। इससे ज्यादा क्या बात होगी, आप बताएं मुझे। आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारे किसानों के बेटे जीतते तो समाज के नाम से और किसान के नाम से। कोई अशोक गहलोत को पॉलिटिकल पापा कहता है, कोई वसुंधरा को अपनी मम्मी कहता है, और वोट आपसे लेता है और मम्मी पापा दूसरों को कहते हैं। उन लोगों का भी हमें ध्यान रखना होगा। हमें ऐसे लोगों को जिताना है। एक आप लोग क्या दयालु बहुत हो, आपको दया आ जाती है, लेकिन दया एक बार ही करो, दोबारा नहीं। अगर कोई कपड़े फटा हुआ सड़क पे घूम रहा है तो उसको एक बार अच्छे कपड़े बना दो और एक बार सिखा दो, और फिर भी वो नहीं मानता है तो उसको घर बिठा दो, दूसरे को मौका दो। ऐसे तो जीवन निकल जाएगा, कैसे काम चलेगा। जिस डूंगरगढ़ के अंदर मैं भाषण दे रहा हूं, वहां वीर तेजा जी के भक्तों की, जसनाथ जी के भक्तों की, राम साहब पीर भैरून जी के भक्तों की, तमाम जो हमारे बिगाजी महाराज के भक्तों की कितनी बड़ी संख्या है। हाँ, ये सही है कि पिछली बार भी आपने कांग्रेस भाजपा को हरा दिया था, लेकिन जिताया किसको? जिसको जिताया क्या वो काम करने में कामयाब रहा? जिस पुल से, ये जिस रेलवे ट्रैक से मैं आया हूं, 15 मिनट 20 मिनट तो मेरी गाड़ी फंसी रही। अगर कोई एम्बुलेंस आए और उसमें गंभीर मरीज हो, मुझे लग रहा है उसे ऊपर ही जाना होगा, इस ट्रैफिक के अंदर वो गुजर नहीं सकता। इस रेलवे के आरओबी का निर्माण अगर 4 साल में आपका विधायक ने करा चुका और वो अशोक गहलोत की गोद में बैठा हुआ है, मुझे तो अचंभा होता आपके एमएलए का। एक बार तो जब सरकार गिर रही थी तब हल्ला हुआ था कि मैया जी कहां गए, बोले पायलट के साथ गए, और शाम को हल्ला हुआ कि पायलट के बाड़े से निकल के गहलोत के चले। कितनी स्पीड से भागे होंगे देखो आप। और गजब की फुर्ती, गजब की फुर्ती दिखाई दिन शाम। और काश ऐसी फुर्ती वो डूंगरगढ़ के विकास के अंदर दिखाते। मैं तो सत्ता के खिलाफ हूं, मोदी भी मेरे नाराज है, गहलोत नाराज, वसुंधरा मुझे देखना नहीं चाहती, फिर भी खींवसर के अंदर आप जाके देखिए, शायद खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 7-8 तो कॉलेज सरकार ने डर से खोल दिए थे। हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने खोले, अब की सरकार ने 5 खोल दिए। और अब वहां झगड़ा सड़कों का नहीं है। नागौर, खींवसर, मेड़ता और इन इलाकों में झगड़ा यह है कि सड़क 375 नहीं 5.5 मीटर बने, ये झगड़ा चालू हो गया। 375 का तो झगड़ा ही समाप्त हो गया। और मुझे लग रहा बीकानेर में तो जहां कोलाहित के अंदर 14 को प्रभु जी और ये रैली कर रहे हैं, वहां तो अभी भी ऐसे गांव होंगे जो सड़क मार्ग से नहीं जुड़े। मैंने राजस्थान को नापा है, जगह जगह बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां के जनप्रतिनिधि सुस्त और कमजोर है, उन इलाकों में विकास नहीं हो रहा है। डूंगरगढ़ प्यासा है, डूंगरगढ़ की धरती पानी मांग रही है। वो पीने का पानी यहाँ का आम आदमी मांग रहा है और सिंचाई का पानी यहाँ के लोग मांग रहे हैं। अगर हमारे नेताओं की सोच ठीक होती, 60 साल पहले इंदिरा गांधी नहर सहित हरियाणा से जो नहरें आती है, अगर राजस्थान के अंदर उन नहरों से सिंचित क्षेत्र बढ़ा दिया जाता तो हमारे बच्चे भी इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी के अंदर पढ़ते। लेकिन नेताओं की सोच अच्छी नहीं थी। उनकी सोच थी कि मैं, मेरा बेटा, मेरे बेटे की बहू और मेरा भतीजा या मेरा भांजा, इससे आगे नहीं बढ़े और आपको विकास के अंदर पीछे धकेल दिया। मैं धन्यवाद दूंगा नौजवानों का। क्या महाराष्ट्र गए, गुजरात गए, मद्रास गए, बेंगलोर गए, हैदराबाद गए, आपने वहां पे समाज का मान सम्मान बढ़ाया और यहां से हजारों हजार बच्चों को वहां रोजगार दिया। और उसी के परिणाम है कि आज हमारा समाज, शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई, ओबीसी के दूसरे भाई धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारे नेताओं की सोच ठीक होती तो हम 50 साल पहले आगे चले जाते। आज अगर हम आगे आए तो इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। दुरुपयोग भी है,
चीज का अगर उपयोग होगा दुरुपयोग भी होगा। गलत तरीके से सोचें तो कोई सही बात सोचता है उसका उपयोग है, और गलत बात चाकू है सब्जी काटने काम आता है और किसी को मौत के घाट भी उतार देता, उतारता नहीं उतारता। तो सही सोचें, अगर सही सोच के साथ अपन चलें तो जो क्रांति आई इस देश के अंदर वो पिछले 8-10 साल के अंदर ही आई है, जब मोबाइल नेटवर्क आया 15 साल में, सोशल मीडिया आया, इंस्टा और आपके दूसरे ट्विटर आया, इससे आप एक दूसरे को जानने लगे। आज हनुमान बेनीवाल डूंगरगढ़ के अंदर सभा को संबोधित कर रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। इस क्रांति जो आई है ये बहुत कम समय के अंदर आई है। मैं भाइयों एक बात आपको और कहना चाहूंगा, विशेषकर नौजवानों को, कि नशे की प्रवृत्ति से राजस्थान और देश का नौजवान खात्मे के कगार पे। सबसे ज्यादा भोले भाले हमारे किसान के बेटे, वो किसी के झांसे में आ जाते हैं। अफीम की उंगली चटा दी किसी ने, 2 बार उंगली चटाई का मजा आ गया, तीसरी बार में अफीम का आदी हो जाएगा। इसमें एक एमडी, चरस, गांजा, मेरे विरोधी तो मेरे लिए भी कह देते हैं कि हनुमान जी इतना कैसे घूम रहे कि अफीम खाते हैं, देखो दिमाग खराब हो रहा है उन लोगों का। अरे अगर मैं ही अफीम खाता तो फिर मैं सत्ता के अंदर कभी का चला जाता। अफीम खा के 2003 में ही सत्ता में थे, मना कौन कर रहा था? अफीम खाता और वसुंधरा के साथ घूमता, कौन मना करता? मुझे कोई करता क्या मना? 2003 में चला जाता, फिर मेरे 20 साल खराब क्यों करता मैं? ये विरोधियों की बातें, उनको तकलीफ है, ये क्यों घूम रहा है, ये क्यों जगा रहा है, ये क्यों होशियार कर रहा है? ये होशियार करा हमें भी जाना पड़ता है। लोग कहते हैं हनुमान जी घूम रहे, आप क्यों नहीं घूम रहे हो? तो बड़े बड़े वोट नहीं देंगे, इसलिए वो जा रहे हैं आपके बीच, जाके इस तरह की बातें करेंगे। आप चिंता नहीं करें, मेरे से रात को 2 बजे भी आप मिलते हो, दिन में भी मिलते हो, और ये चिंता जरूर मेरी करते हो कि हनुमान जी किस मिट्टी के बने हैं, जो रात को चलते हैं, दिन में चलते हैं। और सरकार मेरी नहीं है, फिर भी मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, मैं मना नहीं करता कि आपका काम नहीं करूंगा, मैं फोन उठाता हूं, एसपी, आईजी, डीजी, कलेक्टर, जिसको फोन करना होता है फोन करता हूं, गरीब को गणेश मान के सेवा करता हूं। और इसी का परिणाम है क्या तपती धूप के अंदर अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए हजारों लाखों की तादाद के अंदर खड़े हो। मुझे याद है जब 2018 के अंदर बीकानेर की रैली हुई थी, वो रैली सबसे बड़ी रैली थी। उस जो मेडिकल कॉलेज का ग्राउंड था उसको न तो कोई भर पाया और न कोई भरेगा। हाँ, कुर्सियां लगा के तो भर सकते हैं, सही बात है, कुर्सियां लगा तो थोड़ी थोड़ी होकर, जैसे मोदी की सभा में कुर्सियां लगाते हैं, और भाजपा की सभाओं का ट्रेंड है कि 10,000 कुर्सी लगा देंगे और उस भीड़ को 1 लाख बता देंगे। हम कुर्सियां नहीं लगाते, कुर्सियां लगाई ना 150 आप मेन लोगों को बैठने के लिए, बाकी सारे लोग बैठते हैं। हमारे इस गर्मी के अंदर देखो तापमान कितना है, फिर सड़क तक हजारों लोग इधर उधर होंगे। और सबसे बड़ी बात, अपने साधनों से आए, हमने एक भी साधन नहीं लगाया। ये होता है अपने व्यक्ति के लिए समर्पण। और मुझे पूरा विश्वास है कि डूंगरगढ़ का 1 लाख वोट और शेड्यूल कास्ट का 50,000 वोट, और हमारे जो भाई हैं सिद्ध, ये तो हमारा खून का रिश्ता है, सिद्ध, जड़, सिख, विष्णु, ये तो सब अपने एक हैं। ये मेघवाल लोग आ जाएंगे, नाइक बावरी समाज के लोग आ जाएंगे, ओबीसी के हमारे भाई आ जाएंगे। डूंगरगढ़ के अंदर तो ब्राह्मण, बनिया, तमाम समाज मेरे से कांटेक्ट में, वो कहते हैं कि साहब विकास कराओ, 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ। आपके यहाँ एमएलए मैंने देखे कई लोगों को, तो किस तरह के विधायक चुन चुन के आप भेजते हो जो मजाक के पात्र बन जाते हैं राजस्थान के अंदर। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। इस बार एक चीज तय करनी है कि हमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का विधायक डूंगरगढ़ से बनाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मारवाड़ से तूफान चलेगा। मारवाड़ कहाँ है वो भी बता दूं मैं आपको। आप थोड़े से मारवाड़ के कोने पे हो, सुजानगढ़, डूंगर, वैसे मारवाड़ में आते हो आप लोग, थोड़ा सा ही मानते में थोड़ा सा अटके। नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, 43 सीटें मारवाड़ की और 35 सीट पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 नंबर और 2 नंबर पर रहेगी। 35 सीटों पे 25 से ज्यादा सीटें मारवाड़ के अंदर जीतेंगे। एक एक दो दो तो आप भी निकालोगे कि नहीं निकालोगे? 2-3 बीकानेर से निकालना, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू से बैठे, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, टोंक, भरतपुर, अलवर। बन गई सरकार आपकी, कैसे नहीं बन रही बताओ? कई जगह वोट ले लेंगे और जहाँ ठीक ठाक वोट है वो दे देंगे अपने भाइयों को, मिलते जुलते भाई आ जाएंगे अपने सारे के सारे। ये चौमू से बैठा मेरे छुट्टे नहीं आते, वो आप बताओ, इसने 45-50 हजार वोट लिए। पिछली बार आसिंद के अंदर गुजर उम्मीदवार था, 45-50 हजार वोट लिए।
कोटपुतली से लेके नीम का थाना सीकर से लेके और बल्लभनगर में जो ताजा चुनाव हुआ था 1 साल पहले, वहां उदयलाल डांगी जो किसान के बेटे हैं, उन्होंने 50,000 वोट लेके भाजपा की जमानत जब्त करा दी थी उदयपुर के मेवाड़ के अंदर। जिस मेवाड़ को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहां भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई और लगती दरियावा ट्राइबल की सीट थी, उसमें आरएलपी बीटीपी का समर्थित उम्मीदवार भाजपा को तीसरे नंबर पर धकेलता है। भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो, एक ही चीज तय कर लो, अगर कोई भाई कांग्रेस के अंदर बैठा है, अपना काम निकाल रहा है, तो 2-1 महीने काम निकाल लो, जैसे ही आचार संहिता खत्म हो टूट पड़ो अपने भाई की तरफ, सारे आरएलपी के अंदर आ जाओ। कोई बीजेपी के अंदर बैठा है, कोई अर्जुन राम मेघवाल से काम निकालना चाहता है, निकाल लो, मेरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो काम निकलेंगे नहीं उससे, ये भी मैं आपको, मैं जानता हूं उनको।